हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं आज है फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रीजनिंग का एक सेशन। ठीक है, तो उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों को एक सबसे पहले तो एक जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी वैसे भी पहले से जानते होंगे कि आपकी कल यानी कि थर्सडे को यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होना है उसकी जो परीक्षा तिथि वो लॉन्च हो चुकी है। तो अब आपके पास सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके पास बचा हुआ है वो केवल 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। अब देखिए 20 से 25 दिन में ही आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि आप जानते हैं आपकी जो एग्ज़ाम डेट आई है वो 23, 24, 25 और आपकी शायद 29, 30 है या 30, 31 है। शायद 30, 31 है या 29, 30 है। इन दोनों में से ही एक डेट आपकी अगस्त महीने में आपको एग्ज़ाम कराना है। मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रोक्स 10 पालियों में कराया जाएगा। देखिए पालियों का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगभग 5 दिन आपका एग्ज़ाम चलेगा। और जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में ही होना है, जैसा कि आपका पहले हुआ था। लेकिन इस बार जहाँ तक है उम्मीद लगाई जा रही है जो सख्ताई है वो बहुत बड़े स्तर पे रहेगी, और आपको विशेष ध्यान देना है इस चीज़ पे। बिल्कुल 29, 30 नहीं है, 30 अगस्त, 30 और 31 अगस्त है आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 30 और 31 अगस्त है। तो आपका 5 दिन एग्ज़ाम चलेगा, 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त के महीने में। यानी कि आपके पास सीधा सीधा आप जानते हैं आज जो है वो 26 तारीख है, और 26 तारीख से आपके पास केवल 26 जुलाई से लेके 22 अगस्त तक का टाइम है आपके पास, क्योंकि आपको अब तो कम से कम मान के चलना है कि मेरा एग्ज़ाम 23 अगस्त को ही होगा। तो 26 से 5 दिन ये और 22 दिन ये, 22 और 5 27 दिन आपके पास केवल 27 दिन है। और उन 27 दिन में भी बीच में कोई ना कोई त्यौहार आ जाएगा, कोई ना कोई आपके सामने हर्डल जरूर आएगी। देखिए अब आपको पता है, आपको मैं थोड़ा सा देखिए पहले चैप्टर से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जानकारी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आपको हर हाल में क्लियर करना है, तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि इस 27 दिन को आपके हाथ में है कि आप 27 को 54 भी बना सकते हैं और 27 को 81 दिन भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए आपको पता है आपके पास मोटे मोटे जो हैं वो 27 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ाई करते थे, कितने घंटे? 6 घंटे अगर आप पढ़ाई करते थे तो आपको क्या करना है, अपना टाइमिंग जो है वो बढ़ा देनी है। कैसे? कि अगर आप अब से पहले 6 घंटे तैयारी कर रहे थे तो अब आपको 6-6 घंटे के 3 स्लॉट बनाने। देखिए आपके पास केवल 27 दिन है। आप इन 27 दिनों में चाहो तो अपनी तैयारी को अच्छे से कर लो, चाहो तो आप 6 घंटे पढ़ के इन 27, देखिए 6 घंटे पढ़ के 27 दिन में कुछ नहीं होना, ये बात ध्यान रखना। कंपटीशन बहुत है। अभी आपने जीडी का रिजल्ट देखा होगा, 140 पे कट ऑफ गई है जनरल की 160 में से। तो आप देख सकते हैं 160 में से 140 नंबर पे अगर पहली कट ऑफ जा रही है तो दूसरी और तीसरी कम से कम 148, 150 के आसपास रहेगी, ध्यान रखना। मतलब 160 में से 150 नंबर लेके आने वाले बच्चे का ही सिलेक्शन हो रहा है। तो यूपी पुलिस में भी आप कम मत मान के चलो, 210 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप शायद एक सिलेक्शन के नज़दीक होंगे। अदरवाइज आप बिल्कुल सिलेक्शन से दूर चले जाएंगे अगर आपके नंबर जनरल और ओबीसी कैटेगरी में 210 के आसपास आ रहे हैं। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि 225 आपका स्कोर का टारगेट होना चाहिए कि 225 प्लस मेरा स्कोर रहे, मेरे रो मार्क्स। नॉर्मलाइजेशन में चाहे वो बढ़ें घटें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जो रो मार्क्स रखने हैं अपने 225 का टारगेट लेके चलना है। स्पेशली मैं कहूँगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, ये 3 कैटेगरी के बच्चे तो ऐसे होने चाहिए जिनका जो टारगेट होना चाहिए वो 225 प्लस नेगेटिव काटने के बाद हो। अब मैं आपसे बता रहा था कि आपके पास देखिए मोटे मोटे 27 दिन हैं, और इन 27 दिन में आपको क्या करना है। अगर आप पहले 6 घंटे पढ़ाई करते थे तो अब आपको 6-6 घंटे के 3 स्लॉट बना लेने हैं। मतलब आपकी एक दिन में कितने हो जाएंगे? 18 घंटे हो जाएंगे। देखिए अगर आप इन 27 दिन अपनी नींद को गवा दोगे, अपने दोस्तों को थोड़ा सा साइड कर दोगे, अपने जो भी रिश्तेदार हैं नातेदार हैं उनको अगर थोड़ा सा साइड कर दोगे, तो शायद आपका कैरियर जो है या आपका जो भविष्य है वो एक उज्जवल दिशा की ओर चला जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, अगर इतनी बड़ी वैकेंसी में नंबर नहीं आता है तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि 60,244 जो वैकेंसी है वो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है एक ही स्टेट के लिए। आज तक किसी स्टेट में शायद इतना बड़ा आंकड़ा पुलिस भर्ती के लिए तो मैंने नहीं देखा है। मैं भी पिछले 6 से 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने आज तक नहीं देखा कि इतना बड़ा आंकड़ा जो है किसी एक स्टेट में पुलिस वैकेंसी के लिए आया हो। अब देखते हैं राजस्थान में आती है, बिहार में आती है, एमपी में आती है, उत्तराखंड का तो खैर फॉर्म ही नहीं भर सकते, लेकिन जितने भी हमारे नियरेस्ट ज़िले हैं, दिल्ली में आती है, चंडीगढ़, पंजाब में आती है, तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, 15,000, 12,000, 8,000 ऐसे वैकेंसी आती हैं, 3,000, 1,500, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती हैं। तो 60,244 जो हैं
ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप इसमें एक वैकेंसी अपने लिए रख लेते हैं साइड में, तो कहीं ना कहीं आपका जो भविष्य है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ दिन नींद त्याग दो, थोड़ा सा आप थोड़ी सी जो आपके एनर्जी बूस्टर होते हैं उस टाइप के थोड़ा सा आप ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20-25, देखिए मैं, अगर आपको लगता हो कि भाई एक टीचर हो के मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, तो देखिए आपका कैरियर बनाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, आपको केवल 20 से 25 दिन ये काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा आप एडिक्ट हो जाओ उसके, क्योंकि देखिए जिसका मन पे कंट्रोल होता है वो कभी भी किसी चीज़ के एडिक्ट नहीं होता। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एडिक्ट हो जाओगे किसी चीज़ के, तो कहीं ना कहीं फिर आप किसी भी चीज़ को आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप सक्सेस नहीं पा पाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी एनर्जी टाइप की ड्रिंक, आपके एनर्जी पाउडर आते हैं बहुत सारे, आप किसी डॉक्टर से या फिजिशियन से या फिर आप जिम के ट्रेनर से आप बात करके किसी से कोई ऐसी चीज़ रखें अपने पास जिससे आपको नींद ना आए। आप अगर 20-25 दिन कम सो लेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर पेपर अच्छा चला जाएगा तो आप कम से कम उस 20-25 दिन की नींद को चाहे आप 2 महीने में पूरी कर लेना, 15-15 घंटे सोना, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप 6 घंटे या 8 घंटे अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इसको डबल तो कर ही देना है, कम से कम 16 घंटे तो कर ही देना है, तभी जाके देखिए आप सिलेक्शन के पास आ पाओगे, अदरवाइज आप सिलेक्शन के पास नहीं पहुंच पाओगे। तो चलिए, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इन 20-25 दिन को कैसे यूटिलाइज करते हो, मेन मुद्दा वहाँ आता है। तो देखिए आज है फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन आपको पता है हम जो सेशन लेते हैं वो रीजनिंग का लेते हैं। तो इससे पिछली क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक कंप्लीट किया था। उम्मीद करता हूँ आपको वो जो क्लास हैं आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपकी जो क्लास है वो किस किस के लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की, सीएचएसएल की, सीपीओ की, सीजीएल की, या आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आपको मैं कांस्टेबल के बारे में तो बता ही रहा था, यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो अपकमिंग वैकेंसी है उनकी तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें आपका रीजनिंग का जो पार्ट है वो आपका पूछा जाता है, तो हर उस एग्ज़ाम के लिए आपकी ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहने वाली है या यूज़फुल रहने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक जो है आपका टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल पे जाके द फ्यूचर कोचिंग अगर आप लिख देते हैं तो वहाँ भी जाके आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुँच जाएंगे, और ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप सीधा चैनल पे जा सकते हैं। आपको बिना स्पेस दिए द फ्यूचर कोचिंग डालना है टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में, आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ में बेल आइकन दबाना भी न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो रहने वाला है हमारा, वो रहने वाला है डाइस। बहुत सिंपल टॉपिक है, आसान टॉपिक है, और ध्यान रखना 1 से 2 क्वेश्चन आपको आपके यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, या कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाना, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका DSSB हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका CTET हो, कोई सा भी एग्ज़ाम देने चले जाना, आपको 1 से 2 क्वेश्चन डाइस या पासे वाले टॉपिक से ज़रूर मिलेंगे। देखिए मैंने आपको जो पीपीटी बनाई है बहुत अच्छे से बनाई है, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। तो अगर हम डाइस की बात करें तो देखो, डाइस जो होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। अगर हम इनकी आकृति पे बात करें, एक डाइस होता है जिससे आप लूडो खेलते हैं। आपने बचपन से देखा होगा, आप लूडो अगर खेलते होगे तो आप इस तरह का कोई डाइस यूज़ करते होंगे, जिसमें 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। देखो इसमें 3 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 4 भी है और 6 भी है। तो आपने जो लूडो खेला होगा, लूडो से आपने इस टाइप का जो डाइस होते हैं उससे आप लूडो खेले होगे अच्छे से, ठीक है। आपको पता है इस पे 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, आप थोड़ा सा पौराणिक कथाओं की तरफ जाएं, तो आपने महाभारत का नाम सुना होगा। महाभारत में एक नाम था शकुनी, ठीक है। शकुनी की वर्तनी देखो ऐसी होती है, ध्यान रखना है, क्योंकि वर्तनी पे भी यूपी पुलिस में क्वेश्चन आते हैं। तो शकुनी जो है वो पासे खेलता है, आपको पता है पासे, उसके जो पासे होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, इस टाइप के होते हैं उसके पासे, ठीक है। कुछ उसी तरीके के बनाने की कोशिश की है, क्योंकि उसके आपको पता है जो उसके पासे बने हुए थे वो उसके पिता की हड्डियों के बने हुए थे। देखिए एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने। जो उसकी पिता की अस्थियां थी, हड्डियां तो नहीं कहेंगे, देखो उसके उनके जो शकुनी के पिता की अस्थियां थी उसके उसने वो पासे बनाए हुए थे, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से ये पिक्चर भी दिखाई हुई है, कुछ कुछ लग रहा है जैसे ये भी पासे जो हैं कुछ कुछ जैसे हड्डियों के ही बने हुए हैं, ठीक है।
तो आपका एक पासा होता है। अब देखो मेरा कहने का मतलब क्या है कि कई बार कह देता है कि डाइस जो होता है वो क्यूब होता है, तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। देखिए क्यूब ठीक है, ये वाला डाइस क्यूब के फॉर्म में है, लेकिन ये वाला डाइस क्यूब की फॉर्म में नहीं है, जबकि डाइस तो ये भी है। तो ये कैसा, ये क्यूबॉइड की फॉर्म में है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो डाइस होता क्या है, सबसे पहले हमें यही जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई जो डाइस होता है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे, ठीक है। देखिए मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि परिभाषा क्या कह रही है इसकी, कि वह त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय क्या होता है 3D, ठीक है। जो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी उसका मैं आपको अंग्रेजी में मीनिंग बता दूंगा, कि वह त्रिविमीय आकृति जिसकी 6 सतह होती हैं और प्रत्येक सतह पर कोई ना कोई अक्षर, अंक, शब्द या चिन्ह अंकित होता है, पासा कहलाती है, ठीक है। क्योंकि आकृति की बात हो रही है तो आकृति क्या आएगी, स्त्रीलिंग आएगी, तो वह क्या कहलाती है, पासा कहलाती है। अब देखो हमारे सामने 4 चीजें आई हैं, अक्षर, अंक, शब्द या चिन्ह। अब देखो मैंने आपके सामने 4 आकृतियां भी बना रखी हैं, आप इसमें देखोगे तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपका अक्षर दिखा रखा है। अक्षर की बात होती है लेटर की, यहाँ पे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की बात होती है। यहाँ देखिए आपके सामने क्या है, 4, 6, 2, ये क्या हैं, ये आपके अंक हो गए। ये क्या हैं आपके, ये हो गए आपके शब्द, क्योंकि आपके सामने क्या लिखा हुआ है, येलो यानी कि पीला, ब्लैक यानी कि काला, और ब्लू, ये क्या हो गए आपके शब्द। और ये क्या हो गए आपके, भाई @ है, डॉलर है और प्लस है, ये क्या है आपके, ये हो जाते हैं चिन्ह। तो देखो ये 4 ही तो चीज़ें हमारे उसमें आई हैं परिभाषा में, कि ऐसी 3D आकृति जिसकी 6 सतह होती हैं। अब देखिए यहाँ पे 3D आकृति बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप देख रहे होगे 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 3 सतह हमें दिख रही हैं, 3 सतह इसके पीछे होंगी, ठीक है। तो 6 हो जाएंगी टोटल, जिसकी 6 सतह होती हैं। भाई इसके विपरीत वाली यानी कि यहाँ जो सतह रही होगी, इसके विपरीत यानी कि यहाँ जो सतह रही होगी, और इसके विपरीत जो नीचे वाली सतह रही होगी, तो टोटल हो जाएंगी 6। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो प्रत्येक सतह पर कोई ना कोई अक्षर, अब देखिए हमने जब ये वाला देखा तो इसमें अक्षर लिखे हुए हैं, शब्द इसमें शब्द लिखे हुए हैं, अंक इसमें लिखे हुए हैं और चिन्ह इसमें लिखे हुए हैं, वो क्या कहलाती है आपकी, पासा कहलाती है। तो उम्मीद करूंगा परिभाषा से आप पासे का जो प्रारूप है, जो उसकी आकृति होती है, उसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन आपको इसके साथ साथ एक चीज़ और समझनी है, वो आपको इन 4 शब्दों में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है वो समझो। देखिए यहाँ पे 4 शब्द हमारे यूज़ हुए हैं। एक तो हमारा क्या यूज़ हुआ है, अक्षर, ठीक है। एक हमारा यूज़ हुआ है अंक, एक हमारा यूज़ हुआ है शब्द, और एक हमारा यूज़ हुआ है चिन्ह। अब होता क्या है, देखिए जब भी पासे की बात होगी तो आपको पता है पासे पे कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं, ठीक है। अब 6 सतह पे जो अक्षर आएंगे वो हमेशा क्या होता है कि ये फिक्स होते हैं कि अगर अक्षरों की बात होगी तो वो A, B, C, D, E और F आएंगे। मतलब अगर बंद पासे की बात कर रहा है और उसमें अक्षरों की बात कर रहा है तो हमारे 99, या तो देखो उसने जो, अगर सुनो देखो ऐसा होता है कि अगर हमें एक ही पासा दे रखा है और उसमें 3 लेटर नंबर या जो भी चीज़ है वो हमें दिख रही है और 3 गायब हैं, अब उसमें 3 में से ये कोई से आ रहे हैं, तो आप 3 का अंदाज़ा अपने आप लगा सकते हो कि अगर ABC दिख रहा है तो बचे हुए 3 DEF होंगे, ADF दिख रहा है तो बचे हुए BCE होंगे, मतलब उनका जो क्रम रहेगा वो यही रहेगा। जब अंकों की बात होगी तो अंकों में भी क्रम होता है कि भाई पहले नंबर पे पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो अक्षर और अंक की जब हम बात करेंगे तो उनका एक क्रम होता है कि अगर मुझे 5 अक्षर दिख जाएं और मुझसे पूछे छठा कौन सा होगा, तो मैं बता दूंगा जो उन 5 में से एक मिस होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अक्षर और अंक क्या होते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं कि 5 में जो मुझे 5 पता है वो पता है, तो छठे वाला अगर कोई मिसिंग है तो मैं बता दूंगा कि छठे वाला ये मिसिंग है, ठीक है। ऐसे ही अंकों पे होगा। लेकिन जब बात आएगी शब्दों की, आपको शब्दों की अगर बात करेंगे तो शब्दों में जब कभी ऐसी कंडीशन आएगी तो आप क्या करोगे, शब्दों का कोई क्रम नहीं होता। शब्द में वो नाम भी दे सकता है कि राम आ जाए, उसके बाद वो शहर का नाम दे दे दिल्ली, ठीक है, उसके बाद वो कलर दे दे काला, उसके बाद वो कह दे पीला। या अगर वो एक ही चीज़ देगा तो देखो राम, श्याम, मोहन, गोविंद,
गौरव, सौरभ, इस तरीके से कुछ भी नाम आ सकते हैं, मतलब इनका कोई क्रम नहीं होता है। वो शहरों के नाम देगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कोई क्रम नहीं है, उत्तर प्रदेश। काला, रंगों के नाम दे देगा, काला, पीला, नीला, सफ़ेद, हरा, नारंगी, गुलाबी। और यही काम होता है चिन्हों में, चिन्हों का भी कोई क्रम नहीं होता। आपके सामने आ जाएगा परसेंटेज, आपके सामने आ जाएगा डॉलर, आपके सामने हैज़ आ जाएगा, आपके सामने कॉपीराइट आ जाएगा, आपके सामने @ आ जाएगा, आपके सामने और क्या आ सकता है, परसेंटेज तो हमने ले लिया, इसका क्या बनाए, मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो कोई देखो क्रम नहीं होता, कुछ भी कहीं भी कुछ भी आ सकता है। तो जहाँ देखिए बात होगी अक्षर और अंकों की, तो वहाँ आपको ये क्रम याद रखना है। अगर 5 दे रखे हैं, छठा मुझसे पूछा है, छठा मिसिंग है, तो जो भी हमें सामने नहीं है वही मेरा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर दे रखे हैं, इन 6 में से कोई एक आपसे पूछा है, तो जो भी मेरा मिसिंग है वो मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ मुझे 5 दे रखे हैं और छठा मुझसे पूछ ले, तो यहाँ मैं आंसर नहीं दे सकता। यहाँ भी 5 दे रखे हैं, छठा मुझसे पूछ ले, तो यहाँ भी मैं आंसर नहीं दे सकता। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी पासे की बात आएगी और पासे में आपसे क्या पूछेगा, अक्षर और अंक की बात होगी तो ABCDEF 1 2 3 4 5 6, लेकिन शब्द और चिन्हों की बात होगी तो वहाँ ना तो कोई क्रम होता है ना कोई सीक्वेंस होता है, तो वहाँ पे आप हिडन नंबर को नहीं बता सकते। ठीक है, क्लियर बात। दूसरी बात, अब हम आगे चलते हैं। पासे की हमने परिभाषा को बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया है, अच्छे से डिस्क्राइब हो गया है, और उम्मीद करूंगा मैं आपसे ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे पासे के प्रकार। तो अगर हम पासे के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ डाइस या टाइप्स ऑफ डाइस जाने, तो देखिए कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पासे के प्रकार में 2 तरीके के पासे बताते हैं, एक खुला पासा और एक आपका बंद पासा। तो ये कोई टाइप नहीं होता, देखो ये तो उसकी स्थिति है कि आपको जो पासे की आकृति दिखा रखी है वो बंद दिखा रखी है या खुली दिखा रखी है, तो वो कोई टाइप थोड़ी ना हुआ। पासे के प्रकार में टाइप कौन से आएंगे, पासे के हालांकि 2 ही प्रकार होते हैं, पासे के जो प्रकार होते हैं वो 2 ही होते हैं। एक आपका होता है साधारण पासा, यानी कि जिसे हम स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, सॉरी ऑर्डिनरी होता है ये, स्टैंडर्ड तो मानक पासा होता है। ये आपका होता है ऑर्डिनरी डाइस, और एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसे। दूसरा कौन सा है हमारा, मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। तो 1 बाय 1 हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो स्टैंडर्ड डाइस से बन जाता है कई बार, क्योंकि मानक पासा तो कहीं ना कहीं आसान होता है। अब देखिए पासे के प्रकार की बात करें, पासे कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ से कोई डाउट नहीं होगा आपको कि पासा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक ये और एक आपका ये, एक साधारण पासा और एक मानक पासा। अब 1 बाय 1 हम दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं साधारण पासा। ठीक है, कि भाई साधारण पासा क्या होता है। देखिए बहुत अच्छे से मैं आपके लिए नोट्स ये PPT बना के लाया हूँ और बहुत मेहनत लगी है इनमें। बस आपको क्या करना है, आपको एक लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको शेयर कर देना है। मेरी गारंटी है पासे का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखना है, बस आपको यही ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम साधारण पासे की बात करें तो वह पासा जिसकी किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों, देखो निकटवर्ती सतह कौन सी होती है, देखिए यहाँ पे मैं शब्दों पे भी बात करूंगा। निकटवर्ती सतह की बात करेंगे तो देखो ये दोनों एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, ये दोनों एक दूसरे के निकटवर्ती हैं और ये दोनों एक दूसरे के निकटवर्ती हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसने कहा कि वह पासा जिसकी किन्हीं 2, कोई सी भी 2 हो सकती हैं, वो ये दोनों भी हो सकती हैं, ये दोनों भी हो सकती हैं और ये दोनों भी हो सकती हैं। किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर होता है, वह साधारण पासा कहलाता है। ठीक है, तो आपको अगर कभी ये पहचान ना हो कि भाई मेरे सामने जो आकृति दे रखी है, क्योंकि देखिए जब भी सिंगल डाइस आता है ना, यानी कि सिंगल सिचुएशन वाली कंडीशन आती है क्वेश्चन में, तो वहाँ आपको सबसे पहले यही देखना होता है कि आपका दिया हुआ जो पासा है वो साधारण है या मानक है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो सिंगल डाइस से केवल साधारण और मानक के बेस पे बनता है, अदरवाइज इस टाइप का क्वेश्चन और नहीं बनता कोई भी। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या लिखा है हमारा। देखो एक नोट भी लिखा हुआ है हमारा। नोट क्या है, साधारण पासे में हम यदि एक ही स्थिति दी गई है तो विपरीत सतह का पता नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे इसको। देखिए सबसे पहले तो साधारण पासे की पहचान क्या होती है कि वह पासा जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर होता है वह साधारण पासा कहलाता है। अब देखो सबसे पहले हम आकृति से पहचानते हैं क्या ये साधारण पासा है या नहीं। अब निकटवर्ती सतह मैंने बताया ये दोनों निकटवर्ती हैं, ये दोनों निकटवर्ती हैं और ये दोनों निकटवर्ती हैं। अब देखो इन दोनों का योग कितना है, 6 और 3 9 आ रहा है भाई। 6 + 3 अगर मैं करता हूँ तो 9 आएगा, तो ये तो 7 नहीं बन रहा। 6 + 4 करता हूँ अगर मैं तो कितना आएगा, 10 आएगा, तो ये भी आपका 7 नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं 4 + 3 कर रहा हूँ तो कितना मिल रहा है मुझे, और मुझे यही कह रहा है कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग। अब देखो इस 4 और 3 को अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो ये निकटवर्ती भी हैं और इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 7 भी आ रहा है। मतलब ये जो मुझे दिखाया हुआ पासा है वो कैसा है, साधारण पासा है। तो यहाँ से आप पासे से कैसे पहचानोगे, इसी तरीके से आपको पहचानना है कि जो ये निकटवर्ती सतह होती हैं उनको जोड़ जोड़ के देखना है, ठीक है। अब दोबारा से अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन सी, इन दोनों को अगर मैं योग करता हूं, देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा पासा है, जो मुझे आकृति दिखाई हुई है सामने, ये कैसे पासे की है, साधारण पासे की। अब देखिए साधारण, अब देखो आपको पता है 3 4 और 6 लिखा हुआ है, आपको पता है एक पासे में 1 2 अगर नंबर डले हुए हैं तो 3 4 5 और 6 तक डले होते हैं। ये मैंने परिभाषा में आपको बहुत अच्छे से अभी बताया था। अब कह रहा है साधारण पासे में हम यदि एक ही स्थिति दी गई है तो विपरीत सतह का पता नहीं कर सकते। अब ये क्या है, जैसे आपके सामने देखो 3 है, 4 है और 6 है, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन, भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई बताइए 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है। ऐसी तो पूछता है कि भाई 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब आप क्या बताओगे, एक बात और समझ लो कि जो निकटवर्ती सतह होती है, जो निकटवर्ती सतह होती है वो कभी भी विपरीत नहीं होती, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। तो मैं क्या बता रहा था, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, उसके लिए सॉरी। चलिए दोबारा शुरू करते हैं। मैं आपसे बोल रहा था कि जो निकटवर्ती सतह होती हैं वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो निकटवर्ती सतह है वो कभी भी क्या नहीं होगी, विपरीत नहीं होगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछ रहा है वो 6 के विपरीत बताओ, तो ये जो 3 और 4 हैं ये कभी भी 6 के विपरीत नहीं आएंगे। तो आप मुझे बताओ 6 के विपरीत खुद तो 6 तो नहीं होगा, क्योंकि भाई दूसरा नंबर होगा दूसरी साइड, तो ना तो 6 विपरीत में आ सकता है, ना 4 विपरीत में आ सकता है और ना 3 विपरीत में आ सकता है। तो बचता क्या है, 1 2 और 5, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई 6 सतह होती हैं तो 3 तो ये हो गई, अब 3 पीछे होंगी। अब हमसे कहा है कि भाई 6 के विपरीत बताओ, तो क्योंकि ये पासा कैसा है, साधारण पासा है, और साधारण पासे में हम एग्जैक्ट विपरीत सतह, एग्जैक्ट देखिए यहाँ पे विपरीत सतह लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एग्जैक्ट विपरीत सतह नहीं बता सकते हम, ठीक है। एग्जैक्ट विपरीत सतह का मतलब होता है कि भाई 6 के एग्जैक्ट कौन सा नंबर होगा। अब यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। हम इसमें एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि भाई 6 के विपरीत जो है एग्जैक्ट कौन सा आएगा। तो अब मैं इसका जो आंसर दूंगा वो कैसे दूंगा, मैं इसका आंसर दूंगा कि 1 या 2 या 5। तो अगर 6 के विपरीत मुझे साधारण पासे में बताना होगा तो मेरा आंसर किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा। मतलब मैं एग्जैक्ट, देखिए एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन ये तो पता है ना हमें कि इन तीनों में से कोई सा होगा, तो हम सीधा सीधा आंसर बता देंगे
कि या तो 1 है या 2 है या 5 है। तो साधारण पासे का जो केस होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है। उम्मीद करूंगा जो है साधारण पासे की जो बात है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और किस तरीके से आपको साधारण पासे को हल करना है वो चीज़ भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूं मानक पासे की। मानक पासे की जब हम बात करेंगे तो मानक पासा, सबसे पहले तो देखिए हम मानक पासे की परिभाषा को जानते हैं कि भाई मानक पासा होता क्या है। चलिए, मानक पासे की अगर मैं बात करूं तो वह पासा जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर नहीं होता है। मतलब आपको बिल्कुल साधारण पासे का उल्टा चलना है। साधारण पासे में क्या था, किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर होता है। यहां पे क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। साधारण पासे में निकटवर्ती सतह 7 बनती हैं, मानक पासे में निकटवर्ती सतह 7 नहीं बनती हैं। वो क्या कहलाता है, वह मानक पासा कहलाता है, ठीक है। क्लियर है बात। नोट देखिए, इसमें भी एक नोट है। नोट कैसा है कि मानक पासे में दो विपरीत सतहों का योग सदैव 7 के बराबर होता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। देखिए आपको मैं बता दूं, ये जो आपकी लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मानक पासे को बिल्कुल सेपरेट कर देती है। कैसे कि मानक पासे में दो विपरीत सतहों का योग सदैव 7 के विपरीत होता है। अब आपको पता है, देखो मेरे पास जो नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके कहाँ तक होते हैं, 6 तक होते हैं। अब अगर आपसे पूछ ले, कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई बताओ 6 के विपरीत में क्या होगा, तो आपको पता है भाई मानक पासे में जो विपरीत सतह का योग होता है वो 7 होता है। अब 6 को 7 बनाने के लिए कितना चाहिए मुझे, 1 चाहिए। तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये अपोजिट भी होते हैं, देखो 6 के विपरीत 1 है तो 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, इसलिए मैंने ये एरो दोनों तरफ बना दिया इसमें। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों तरफ क्यों है, कि 6 के विपरीत 1 है तो 1 के विपरीत 6 है। आपसे पूछ ले 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप 5 के विपरीत आसानी से बता दोगे कि 5 के विपरीत जो नंबर आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। 4 के विपरीत क्या आएगा, 4 के विपरीत जो नंबर आएगा वो 3 आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे सबका जो योग बनाना है वो 7 बनाना है। तो 6 और 1 7, यहाँ 6 और 1 7, और यहाँ भी 4 और 3 7। तो मानक पासे में देखिए इतना ही है कि जिस पासे की निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा वो मानक पासा है। जो मानक पासा है उसमें विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 बनेगा। तो मानक पासे में अगर मुझे अपोजिट सरफेस निकालनी हो तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि भाई क्या हमारा किस नंबर के विपरीत क्या नंबर आने वाला है। तो ये था हमारा जो साधारण पासा है, मानक पासा है। दोनों चीज़ें मैंने अलग अलग डिस्क्राइब आपको कर दी हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही और भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में जाके सीधा आप अपने पसंदीदा चैप्टर को, जो भी आपका वीक चैप्टर है, आप उसे देख सकते हैं। मेरी गारंटी है कि रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, आप अच्छे से उसे कवर कर लेंगे। तो मानक पासे और साधारण पासे दोनों की चीज़ें जो है मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से लेके बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अब हम बात करते हैं कि भाई एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। कौन कौन से हैं वो, तो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन आएंगे बंद पासे पर। एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है बंद पासे पर आधारित प्रश्न, कि या तो आपके सामने बंद पासे पर आधारित प्रश्न आएंगे या आपके सामने आएंगे खुले पासे पर आधारित प्रश्न, या फिर तीसरा टाइप आता है पासे में रिक्त संख्या ज्ञात करना, ठीक है। 3 तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसमें बंद पासे पर आधारित जो प्रश्न है उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कैसे कि बंद पासे पे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें पहला सब टाइप बनेगा कि जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो। इस वाले टाइप को हम आज ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जब पासे की, जब, या फिर हम कह सकते हैं जब एक पासे की, कि जब एक पासे की एक ही स्थिति दी गई हो, मतलब हमारे सामने पासा भी एक है और उसकी केवल एक ही स्थिति दे रखी है। देखिए पासा हमेशा एक ही रहेगा, तो ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जब भी आप क्वेश्चन करोगे उसमें पासा जो रहेगा वो एक ही रहेगा, उसकी स्थितियां बदलेंगी। स्थिति का मतलब है कि आपका पासा कभी इस कंडीशन में पड़ा है, कभी इस कंडीशन में, कभी इस कंडीशन, तो 3 से 4 स्थितियां बनती हैं। दूसरा सब टाइप बनेगा इसका, दूसरा सब टाइप क्या है, जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो, ठीक है। पहला सब टाइप क्या था, जब एक ही स्थिति दी हो, जब हमारी 2 स्थिति दे, दोनों स्थितियों में से। अब देखिए हमने जाना
तीन चीजें जानी अभी हमने कि भाई क्वेश्चन किस किस तरीके के बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं आपके बंद पासे पर आधारित प्रश्न, खुले पासे पर आधारित प्रश्न और पासे में रिक्त संख्या ज्ञात करना। जब हमने बंद पासे की बात करी तो बंद पासे में हमने पहला टाइप जाना कि जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो। फिर दूसरा टाइप जाना जब पासे की दो स्थिति दी गई हो। लेकिन जब हमने दूसरे सब टाइप पे आए तो उसके भी सब टाइप हैं ए बी सी। ठीक है, अब इसका क्या होगा कि थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका, कि जब हमें दो स्थिति दी गई होंगी तो तब हमारे सामने तीन तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा हमारा ये वाला। पहला क्या होगा कि दोनों स्थितियों में एक भी सतह कॉमन ना हो, कि दो स्थिति तो दे रखी हैं लेकिन उनमें जो पासा वो पड़ा हुआ है जमीन पे उसमें इस तरीके से पड़ा हुआ है कि उनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा। दूसरा क्या होगा हमारा, दोनों स्थितियों में केवल एक सतह कॉमन हो। और तीसरा क्या आएगा, दोनों स्थितियों में दो सतह कॉमन हो। ठीक है, तीन तरीके से क्वेश्चन बनता है। फिर हमारा आता है सब टाइप नंबर 3 कि जब हमें पासे की 3 स्थिति दी गई हो। और चौथा आता है जब हमें पासे की 4 स्थिति, मतलब जो हमारा ये जब पासे की 2 स्थिति दे रखा हो उसमें हमारे 3 कंडीशन बनेंगी कि एक सतह कॉमन, कोई सतह कॉमन नहीं और 2 सतह कॉमन। फिर 3 सिचुएशन दे रखी हैं और 4 सिचुएशन दे रखी हैं। फिर हम पढ़ेंगे खुला पासा कि ओपन डाइस जो होता है कि भाई पासे को खोला कैसे जाता है। और लास्ट पढ़ेंगे हम पासे में मिसिंग नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। तो 1 बाय 1 जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हैं वो इसी फॉर्मेट में आए हैं कि इसके अलावा अभी तक कोई नया क्वेश्चन इस चैप्टर पे नहीं बना है। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा सबसे पहला टाइप होगा बंद पासे पर, और बंद पासे में भी कौन सा, देखिए हमारा जो टाइप नंबर फर्स्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, बंद पासे पर आधारित प्रश्न। और बंद पासे पर आधारित जो प्रश्न हैं उसमें भी हम कौन सा पढ़ेंगे, टाइप नंबर 1 जब पासे की एक स्थिति दी गई हो। ठीक है, और आपको बता दूं मैं, जब पासे की एक स्थिति दी जाएगी आपके सामने तो आपको वहां सबसे पहले यही देखना है कि मेरा जो पासा है वो साधारण है या मानक है, क्योंकि जो सवाल बनेगा वो इनमें से ही बनेगा जब भी एक स्थिति दी जाएगी। जब 2 स्थिति आएंगी तब इनको शायद हम थोड़ा बहुत इग्नोर कर देंगे, लेकिन जब भी एक स्थिति दी जाएगी आपको केवल सबसे पहले टारगेट आपका जो होना चाहिए, जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो यही फाइंड करने की होनी चाहिए कि आपका जो पासा दिया हुआ है, जो आपकी आकृति दी हुई है पासे की, वो साधारण पासा है या मानक पासा है। तो अब कैसे पता चलेगा, वो निकटवर्ती सतहों के योग से पता चलेगा। आपको पता है 4 और 2 6, 4 और 3 7, 3 और 2 5। जिन दो सतहों का योग 7 होता है वो साधारण पासा होता है, और जिन दो सतहों का योग निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, मतलब अगर किसी पासे में कोई सी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 बन रहा है तो वो कैसा पासा होगा, वो आपका साधारण पासा होगा। ठीक है, और जिसमें कोई भी दो निकटवर्ती सतह 7 नहीं बना रही होंगी वो आपका कैसा होगा, मानक पासा होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि ये 4 है और ये 3 है, और 4 और 3 कितना होता है, 4 और 3 होता है 7। मतलब ये जो पासा है आपका ये कैसा है, साधारण है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले हमने पहचान लिया कि भाई पासा कैसा है, हमारा साधारण है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम अपना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, निम्न दर्शाए गए पासे में, दर्शाए गए मतलब ये वाला, में अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि भाई अंक 4 के विपरीत, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर लूं पासे को, तो मुझे कैसे दे रखा है, कि निम्न दर्शाए गए पासे में अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। मुझे इसके विपरीत बताना है, मतलब अब 4 के विपरीत बताना है। आपका पासा देखो, आपके जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है निकटवर्ती सतह कभी भी निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत नहीं होती हैं। तो ना तो 2 मेरा विपरीत आएगा इसके, ना 3 मेरा विपरीत आएगा, और 4 तो आएगा ही नहीं आएगा। मतलब मेरे पास बचते हैं 1 5 6। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मेरा 6, तो आ सकता है बिल्कुल। ऑप्शन बी है मेरा 5, बिल्कुल आ सकता है। ऑप्शन सी है मेरा 3, तो 3 तो नहीं आ सकता क्योंकि 3 तो निकट आ रहा है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। लेकिन
6 और 5 में से कौन सा आएगा ये तो मुझे नहीं पता। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर आपको साधारण पासा दे रखा है, ठीक है, अगर आपको साधारण पासा दिया है तो उसमें हम विपरीत सतह नहीं जांच सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए 4 के विपरीत मुझे नहीं पता क्या आएगा। अब इन 1, 5 और 6 में से कुछ भी आ सकता है। अब ये तो मुझे ऑप्शन ऐसा तो दिया नहीं कि 1, 5 या 6। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो मैं लगा देता, या मेरे से कह देता 1 या 5 या 6। ये भी मेरे को कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, केवल ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा कि भाई इसका आंसर हम जो है वो फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि भाई पासा कैसा है, उसके बाद अगर साधारण पासा है तो फिर हमारे विकल्प क्या दिए हुए हैं। अगर मुझे विकल्प इस तरीके से दे रखे होते तो मैं आंसर लगा देता, या फिर मुझे 6, 5, 3 और डी में से कोई एक ही, मतलब 1, 5 या 6 में से इन चारों विकल्पों में केवल एक ही नंबर मिल रहा है तो मैं आंसर लगा सकता था, क्योंकि भाई ये तो अब 4 ऑप्शन हैं, नंबर 3 ही है, तो कहीं ना कहीं मिसमैच तो होना ही था ये। तो यहाँ जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो पासा होता है उसमें 4 चीजें आती हैं, नंबर भी आ सकते हैं, अक्षर भी आ सकते हैं, अंक भी आ सकते हैं, शब्द भी आ सकते हैं, या फिर चिन्ह भी आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा नंबरों पे था, ये क्वेश्चन किस पे है हमारा, ये हमारा शब्दों पे है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न दर्शाए गए पासे में लाल रंग के विपरीत, अब देखिए हमारा इंक का कलर भी लाल और क्वेश्चन का कलर भी लाल, चलिए चेंज कर लेते हैं। निम्न दर्शाए गए पासे में लाल रंग के विपरीत कौन आएगा या कौन सा रंग आएगा। अब देखिए आपको पता है शब्दों का कोई क्रम नहीं होता, शब्दों का कोई क्रम नहीं होता। अब हमें लाल, काला और पीला तो बता दिया, लेकिन लाल, काले, पीले के अलावा 3 कौन से कलर हैं ये तो हम नहीं कह सकते कुछ भी। भाई ABC है तो हमें पता होता है DEF आएगा, 1, 2, 3 है तो हमें पता होता है 4, 5, 6 आएगा। लेकिन यहाँ लाल, काला, पीला तो ठीक है, लेकिन बाकी कौन सा आएगा पता नहीं है। अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें, हरा, नारंगी, पीला, हो सकता है ये तीनों ही हो, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा है इसमें भी नहीं बता सकते हम सिंगल स्थिति में। तो यहाँ भी मेरा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिए जब भी हमारा क्या होता है कि भाई मानक पासा अगर हमारे सामने नहीं है, बाकी कैसा भी पासा आ जाए उसका आंसर अगर हमें सिंगल स्थिति दे रखी है तो 99% आपका नहीं आएगा, अगर सिंगल सिंगल ऑप्शन दे रखे हैं। अगर मुझे पेयर में ऑप्शन दे रखे होते तो मैं आंसर लगा सकता था एक बार को। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है ठीक से। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पासे की प्रत्येक सतह को लाल, हरा, सफ़ेद, गुलाबी, काला तथा नीला रंग से रंगा हुआ है। मतलब आपको पता है 6 रंग हैं, उनमें 6 कौन कौन से हैं, लाल है, हरा है, सफ़ेद है, गुलाबी है, उसके बाद आपका काला है और नीला है, रंग से रंगा हुआ है। पासे का अध्ययन करके ज्ञात कीजिए कि हरे रंग के विपरीत में कौन सा रंग आएगा। ऑप्शन है सफ़ेद, लाल, नारंगी या ए या बी या सी। अब देखो आपको पता है आपसे पूछा है किसके विपरीत, ज्ञात करेंगे हरे रंग के, ठीक है, यानी कि मुझे जो पूछा है वो इसके विपरीत पूछा है। आपको पता है 6 रंग हैं, 6 में से 3 कौन कौन से आ गए, गुलाबी, हरा, काला और कौन सा है, सफ़ेद है, लाल है और नीला है। तो सफ़ेद, नीला है, नारंगी है, नीला है, चलिए सफ़ेद, इसे यहाँ नारंगी की जगह क्या करेंगे हम, यहाँ पे नीला करेंगे सबसे पहले। तो सफ़ेद, नीला और कौन सा बचा हमारा, लाल, हरा, सफ़ेद, गुलाबी, काला, नीला, तो लाल, लाल। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हरे रंग के विपरीत पूछा है। अब हरे रंग के विपरीत हरा रंग तो होगा नहीं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत नहीं होती, तो गुलाबी और काला कभी इसके विपरीत आएंगे नहीं, तो ये भी नहीं होंगे। तो गुलाबी कहाँ है, गुलाबी ये रहा गुलाबी, काला कहाँ है, ये रहा काला। अब बचे क्या मेरे पास, देखो सफ़ेद, नीला और लाल, ये 3 कलर बच गए। ठीक है,
अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं मुझे, हमसे पूछा है हरे रंग के विपरीत। अब हरे रंग के विपरीत देखो जो है आपका, आपको ध्यान रखना है कि हरे रंग के विपरीत सफ़ेद भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है और लाल भी हो सकता है। एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं क्या है क्योंकि एक ही स्थिति दे रखी है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है मुझे सफ़ेद, तो हो सकता है बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मुझे लाल, तो देखो लाल भी हो सकता है, ये रहा सफ़ेद, ये रहा लाल, ये रहा। और तीसरा ऑप्शन क्या है, नीला, तो नीला भी है। अब लेकिन अलग अलग तो नहीं हो सकते ना आंसर, भाई सफ़ेद भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, नीला, मुझे तो एक ही ऑप्शन लगाना है। तो जब मैं डी ऑप्शन की तरफ गया तो मैंने देखा कि मुझे पेयर में दे रखा है। कैसे कि ए या बी या सी, मतलब मुझे विकल्पों का पेयर दे दिया कि भाई सफ़ेद, लाल और नीला तो हैं, लेकिन इनमें से कौन सा है, इनमें से कोई एक हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल सही बात है कि भाई हमें पता है कि इन तीनों में से ही मेरा एक आंसर होना है। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, देखिए सारा एक बार मैं दोबारा से हटा के ऑप्शन सही से कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये नारंगी को क्या करेंगे हम, इस नारंगी को काट के सबसे पहले हम यहाँ पे कलर बनाएंगे नीला, ठीक है। अब मुझे ऑप्शन क्या दे रखे हैं, सफ़ेद दे रखा है, लाल दे रखा है, नीला दे रखा है। आपको पता है इन तीनों में से ही मेरा एक आंसर होना है कि हरे रंग के जो विपरीत है वो इन तीनों में से ही कोई सा बनेगा। तो मेरा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि कितना है, ए या बी या सी। यही मैं आपको समझा रहा था कि आपका ऐसा हो सकता है कि ये ऑप्शन ना देके वो क्या दे देता, एक ऑप्शन दे देता सफ़ेद, लाल या नीला, तो ये भी मेरा आंसर हो सकता था। क्योंकि ओब्लिक का मतलब क्या होता है, ओब्लिक का मतलब होता है कि इन तीनों में से कोई एक, या वो ऐसे दे देता ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन मुझे साधारण पासे में पेयर ही चाहिए, सफ़ेद, नीला, लाल, ठीक है। तो या तो मुझे इस तरीके का कोई ऑप्शन मिलता ए बी सी करके, या मुझे इस तरीके का कोई ऑप्शन मिलता। अब देखो अगर तुम्हें ऑप्शन में इन दोनों में से कोई सेलेक्ट करना हो, ठीक है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है वो दोनों ऑप्शन दे देता है, ये वाला भी ये वाला भी। तो अगर इन दोनों में से सेलेक्ट करना है तो आप कौन सा करोगे, आप ओब्लिक वाला करोगे। क्यों, क्योंकि एक सतह पे केवल एक रंग होगा, तीनों नहीं होंगे। लेकिन अगर मुझे ये नहीं दे रखा, कोमा में ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो फिर तो मेरी मजबूरी है कि मुझे कोई सा भी लगाना हो इस तरीके से ही लगाना होगा। तो इस तरीके से आप साधारण पासे के जो क्वेश्चन है या फिर आपके जो चिन्ह वाले सिंगल स्थिति, एक तरीके से हम अभी तो सिंगल स्थिति की बात करेंगे कि सिंगल स्थिति के जो क्वेश्चन है आप इस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे हमारा चिन्ह पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आज का। क्वेश्चन है, निम्न पासे की प्रत्येक सतह पर 6 अलग अलग चिन्हों क्रमशः डॉलर, कॉपीराइट, परसेंटेज, ट्राइंगल, एंड और हैज़ को दर्शाया गया है। पासे का अध्ययन करके ज्ञात कीजिए कि डॉलर के विपरीत में कौन सा चिन्ह आएगा। अब देखो आपको क्या बताना है, डॉलर के विपरीत बताना है। देखो यहाँ पे साधारण मानक कुछ नहीं चलेगा क्योंकि चिन्ह और शब्दों में हम साधारण मानक फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हमें इतना पता है कि डॉलर के विपरीत बताना है। अब डॉलर के विपरीत, अब देखो यहाँ पे 6 मुझे चिन्ह बता दिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 चिन्हों का मुझे पता है कौन कौन से हैं। हर सतह पे एक चिन्ह होगा इनमें से कोई सा। बताना क्या है, डॉलर के विपरीत। अब मुझे बताओ डॉलर के विपरीत क्या एंड हो सकता है, आप कहोगे नहीं क्योंकि निकट आ रहा है। क्या हैज़ हो सकता है, नहीं। तो अगर डॉलर के विपरीत एंड और हैज़ नहीं हो सकते तो बचते क्या हैं, बचेंगे आपका परसेंटेज, ट्राइंगल और आपका कॉपीराइट। अब ऑप्शन देखते हैं, इनमें से कोई एक होगा। मैं या करके लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो ऑप्शन क्या क्या है, हैज़ है तो हैज़ तो आ ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है, ट्राइंगल है, हाँ बिल्कुल ट्राइंगल है, ये रहा। और क्या है मेरा, कॉपीराइट है, कॉपीराइट नहीं है। एंड है, एंड तो मेरा निकट आ रहा है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या है, ए या बी या सी, क्या तीनों में से कोई सा आंसर होगा, नहीं होगा। तो यहाँ मेरा आंसर जो हो जाएगा, देखो आपको पता है इन तीनों में से कोई एक होगा। तो आपको पता है ना तो मेरा यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा, ना मेरा ट्राइंगल दिखा रहा, ना मेरा कॉपीराइट दिखा रहा। सॉरी, ट्राइंगल तो दिखा रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा यहाँ पे राइट आंसर। अब ये भी नहीं है कि आप हर बार ए या बी या सी लगा दोगे कि भाई ठीक है पासा देखा सिंगल स्थिति है लगा दिया ए या बी या सी। आप देख रहे होंगे दो ऑप्शन उसने ऐसे दे दिए कि जो उसके विपरीत कभी आएंगे ही नहीं, एक तो हैज़ और एक एंड, क्योंकि ये तो निकटवर्ती में बन गए। तो हमारा जो आंसर बनेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा,
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा ट्राइंगल। और उम्मीद करूंगा इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत नहीं हो सकती हैं। और निकटवर्ती सतह कौन कौन सी आ रही हैं, हैज़ और एंड। अब जब बी और सी कट गए तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा बचा है, बी। और आपको पता है ट्राइंगल मेरे डॉलर के विपरीत में आने के पूरे चांसेस रखता है। तो मेरे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्राइंगल। और उम्मीद करूंगा ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न। अब ये जो हमारा है क्वेश्चन वो आ गया लेटर पे। अब ऑप्शन क्या है हमारे, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो निम्न दर्शाए गए पासे में अलग अलग सतहों पर अलग अलग अक्षर अंकित हैं। पासे का अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि बी अक्षर के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, क्योंकि अक्षर की बात कर रहा है। अब आपको पता है जब भी अक्षर की बात करता है तो अक्षरों का एक क्रम होता है, ए बी सी डी ई और एफ। जैसे अंकों का क्रम होता है वैसे ही अक्षरों का क्रम होता है। अब आपको पता है एक आपसे पूछा है बी के विपरीत, बी के विपरीत क्या ए हो सकता है, नहीं हो सकता, सी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यानी कि ये तीनों तो कट ही गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और बी के विपरीत तो पूछा, ये बचा क्या, या तो डी हो सकता है, या ई हो सकता है, या एफ हो सकता है। या वाली कंडीशन लगेगी सबके बीच में। ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, पहला ऑप्शन डी दे रखा है तो डी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन एफ दे रखा है, हो सकता है ई दे रखा है, हो सकता है। अब देखो तीनों ही हो सकते हैं, तो आंसर क्या बनेगा मेरा, कि आंसर तो मुझे पता है पर मैं ज्ञात नहीं कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्ट कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। और उम्मीद करूंगा आपको इस सेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो पासे के बारे में नहीं पता चली होंगी, और आपको शायद ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और शायद ये क्वेश्चन हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा बिल्कुल। तो सेशन अगर पसंद आया है तो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और यूपी पुलिस में आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर से जरूर आएंगे। और 99% मैं कह दूंगा कि अगर आप वीडियो को देख के भी चले जाएंगे तो आपका जो पासे का क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न पासे का अध्ययन करके ज्ञात कीजिए कि अंक 4 के विपरीत सतह में कौन सा, अरे यहाँ रंग कहाँ से आ गया, कौन सा अंक आएगा। ठीक है, कि 4 के विपरीत सतह में कौन सा अंक आएगा। ऑप्शन है 5 3 2 1। अब देखो आपको पता है जहां भी मुझे नंबर दे रखे हों और एक ही स्थिति दे रखी हो तो सबसे पहला काम है कि पासा साधारण है या मानक है। कैसे पहचानेंगे, निकटवर्ती सतहों को चेक करके। अब 6 और 4 10, 6 और 2 8, 4 और 2 6, ये कितना बना रही है, 6 बना रही है। ये दोनों कितना बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं। और ये दोनों कितना बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं। क्या कोई भी 7 बना रहा है, नहीं बना रहा। तो पासा कैसा है, मानक है। और अगर पासा मानक है तो उसमें तो विपरीत सतह निकालना बच्चों का खेल है, क्योंकि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि विपरीत सतहों का योग सदैव कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब देखो आपसे किसके पूछा है, 4 के विपरीत। अब 4 के विपरीत में ऐसा कौन सा अंक लाऊं जो इनका योग 7 हो जाए, तो आप कह दोगे 3 लेके आ जाओ जी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कितना है, 3। तो राइट आंसर मेरा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कितना है, 3 है। और मेरा राइट आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करूंगा आज का जो सेशन है आपको बहुत अच्छे से आपने समझा होगा और एंजॉय किया होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, और ऐसे ही और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में लेके आया करूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और उसके अलावा अगर वीडियो पे पसंद आया है आपको तो वीडियो को लाइक करना है। देखिए अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख के आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको वीडियो पसंद तो आया है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि भाई आपको वीडियो पसंद नहीं आया, आप ऐसे ही बस देखते हुए आ रहे हैं। और चीज़ें ईमानदारी से बताऊं तो मैं, देखिए यूपी पुलिस में आपको 1 से 2 सवाल इस चैप्टर से ज़रूर मिलेंगे, और
वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल की क्लास में, जो कि इसी का ही अगला पार्ट होगा, और हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।